औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए 1.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, जबकि अगर हतमी कतई और आखिरी नताइज की बात की जाए तो हतमी नताइज के मुताबिक 235 यूनियन कौंसल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजा था, जबकि अददी अक्सरियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समेटी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 93 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला नंबर था और हतमी नतीजे के मुताबिक जमात इस्लामी ने 235 में से 86 नशस्तों पर कामयाबी समेटी थी, जिसके बाद जमात इस्लामी दूसरी पोजीशन पर थी और इलेक्शन कमीशन ने जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिन्हें बाद में हतमी और आखिरी नताइज करार दिया गया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो नून लीग के हिस्से में 7 जमातें आई थी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 3 नशस्तें आई थीं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के हिस्से में 2 और मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशस्त हासिल की थी। जबकि इन बल्दियाती इंतखाबात में जो 2023 जनवरी के महीने में हुए थे, जिसमें 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए थे। जबकि नाज़रीन, ख़बर यह है कि अब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो अगले महीने होने जा रहे हैं और शहर कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मार्का है वो सजने वाला है। खाली नशस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी व सारी है। कराची में मजमूई तौर पर 10 बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 4 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जबकि 4 वार्ड काउंसलर्स की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। हफीज़ अंसारी, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। जी, थैंक यू। हफीज़ अंसारी, बताइएगा सबसे पहले कि क्या कोई हतमी जो है वो तारीख सामने आई है अब तक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की? जी हाँ, बिल्कुल। हतमी तारीख 14 नवंबर जो है वो जारी हो चुकी है कि 14 नवंबर को ये ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान जो है सजेगा। इस सिलसिले में सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सिंध के 23 अजला हैं, जिनमें 63 बल्दियाती नशस्तों पर यह इंतखाब होगा। इस 11 अक्टूबर से जो हम देखते हैं कि कागजात नामजदगी का अजरा और साथ साथ ही जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कल इसकी आखिरी तारीख है कि बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में जो उम्मीदवार ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने के वो फॉर्म हासिल करके और कल ही जमा करा सकते हैं। इसके बाद 14 से 16 अक्टूबर तक इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और 26 अक्टूबर को इन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची के 4 UC चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 3 वार्ड मेंबर की नशस्तें खाली हैं। इन पर यह इंतखाब होगा। इनमें हम देखते हैं कि जिला मलिर की UC 9 के चेयरमैन और UC 7 के वार्ड जनरल काउंसलर की नशस्त पर इलेक्शन होगा। इसी तरह जिला कोरंगी की बात करूं तो UC 7 के लिए चेयरमैन और वार्ड 1 के लिए जनरल मेंबर का इलेक्शन होगा। इसी तरह जिला गरबी की UC 5 के वार्ड 4 के जनरल मेंबर का होगा, जबकि जिला साउथ के अंदर UC 13 के चेयरमैन, जिला बस्ती में UC 5 के वाइस चेयरमैन और UC 7 के चेयरमैन के लिए इलेक्शन होगा। ये वो नशस्तें हैं जहां पर उम्मीदवारों के जो कि जीते थे उनका इंतकाल हो चुका है या फिर कुछ मुस्तफी हुए हैं, उसकी वजह से ये खाली नशस्तें हुई थी, जिन पर अब 14 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, वैसे तो सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। क्या ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी समझते हैं? और देखें, बल्दियाती इलेक्शन जब हुए तो उस वक्त सबसे अहम सूरत हाल जो हम देखते हैं कि मेयर बनने के लिए, डिप्टी मेयर बनने के लिए जो हुई, उसके अंदर ये नई तब्दीली या नई सूरत हाल इसका ना हुई थी कि जब ये मेयर का इंतखाब हो रहा था तो एक जैसे कि हम देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि एक सियासी जमात के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पद पर्दा थे वो कामयाब होकर भी बड़ी तादाद उसके में आई थी। इसी तरह हम देखते थे कि फजल रहमान ग्रुप के भी कुछ जो है वो उम्मीदवार कामयाब हुए थे, तो उनकी सपोर्ट भी जो है काफी हद तक जो कि हम देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक जो पता PTI से था, वो उनमें से कुछ ग्रुप जो है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मेयर उनका मुंतखब हो गया था। इसके बाद अब भी हम देखते हैं कि ये 2 हिस्सों में तकसीम जो है आज़ाद उम्मीदवार नजर आते हैं।
तो ये आज़ाद उम्मीदवार के दो हिस्सों में तकसीम होने के साथ साथ अब ये बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो यकीनन 4 चेयरमैन हो या 1 वाइस चेयरमैन हो, 3 काउंसलर्स हो, ये बड़े अहम रखते हैं इन ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में कि ये किस जमात की कामयाबी के ज़मन में आएंगे। तो यकीनन जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी जो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा जो है वाज़े तौर पर नज़र आती है, कामयाबी के लिए पुरुम्मीद भी नज़र आती है। और जो इलाके जैसे कि अगर मैं मलीर की बात करूँ तो मलीर के अंदर जो अब तक हम पोजीशन देखते हैं पीपल्स पार्टी की UC 9 में, जहाँ चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है, पहले भी पीपल्स पार्टी थी, तो इसी तरह यहाँ की UC 7 भी जो है पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नजर आती है। अगर हम कोरंगी के UC 7 के चेयरमैन की बात करते हैं और वार्ड की बात करते हैं तो जिला कोरंगी में यकीनन जो है जमात का जो है इस वक्त हम इलेक्शन में ये देखेंगे कि बाजी ले जाती हुई नजर आ सकती है पीपल्स पार्टी के यकीनन जो है टाउन चेयरमैन जरूर हैं, और लेकिन जो हम देखते हैं कि जमात इस्लामी का इन बल्दियाती इलेक्शनों के बाद जो है अवाम के अंदर ज्यादा बड़ा है, क्योंकि MKM पाकिस्तान तो हम देखते हैं कि वो बाइकाट पे बल्दियात कर रही है, तो अब ज़िमनी इलेक्शन में भी उनका हिस्सा लेने का कोई इरादा नजर नहीं आता है। तो इस तरह जो है जमात इस्लामी जिला कोरंगी के अंदर जो हम देखते हैं कि अच्छी पोजीशन में नजर आती है। इसी तरह जिला गरबी की अगर बात करता हूँ UC 5 के वार्ड के 4 के जनरल काउंसलर के लिए, तो यकीनन जो इस तरफ इतनी तवज्जो जो है दीगर जमात इस्लामी हो या दीगर उनकी नहीं है कि ये काउंसलर का इलेक्शन है, तो यहाँ पर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के अंदर मुकाबला जरूर होगा। तो साउथ की UC 13 के चेयरमैन की जो सीट है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो है हम देखते हैं कि पोजीशन बेहतर तौर पर नजर आ रही है। जिला वक्त UC 5 के अगर मैं वाइस चेयरमैन की बात करूं और UC 7 के चेयरमैन की बात करूं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जमात इस्लामी का असर ज्यादा नजर आता है। जमात इस्लामी की जो है पोजीशन बहुत अच्छी नजर आती है, क्योंकि पहले भी ये जमात इस्लामी के पास ही सीट थी, तो जिला वस्ती के अंदर जमात इस्लामी की दोबारा सीट मिलने के इम्कान वाज़े तौर पर नजर आते हैं। तो ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन ऐसा होता है कि तमाम सियासी जमातें जो बड़ी ताकत के साथ उतरती हैं, क्योंकि दीगर इलाकों के अंदर इलेक्शन ये नहीं होता है, मखसूस इलाकों के अंदर होता है, तो बड़ी तादाद में सियासी जमातों के कारकुनान हो और मुख्तलिफ रहनुमा हो, उनका भी वहाँ पर हम देखते हैं कि मौजूदगी होती है। तो बड़ा पुररौनक ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, लेकिन आवाम की तादाद जो है निकालना इंतहाई मुश्किल होता है सियासी जमातों के लिए। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, सिंध की तो नहीं, हम बिलखुसूस शहर कराची की ही बात कर लेते हैं। बिलुमूम सिंध की भी बात करेंगे, क्योंकि सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान जो है वो सजने वाला है नवंबर के महीने में। क्या समझते हैं मजमूई तौर पर शहर कराची में जमात इस्लामी को किस पोजीशन पर देख रहे हैं आप? देखा अगर मैं UC यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि 4 UC चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो 4 UC चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर 2 जगह जो है पीपल्स पार्टी की अपना पोजीशन अच्छी नजर आ रही है और 2 जगह जो है जमात इस्लामी की पोजीशन अच्छी नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, मेयर कराची भी उनका है, तो वो एक होता है कि इंसान ये देखता है कि हुकूमती जो है अरकान हो वो भी जो है इलेक्शन के अंदर जो असरअंदाज होते हैं, और जाहिर है जो इंतजामिया होती है वो भी जो है उस वक्त ज़्यादा तो है उनके दबाव और प्रेशर में होती है। तो इस इलेक्शन के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये बड़ी अहम सूरत हाल होती है कि ये जो सियासी जमातों में जो बरकर इक़्तिदार होती हैं उनका असर व रसूख जो है ज़्यादा नज़र आता है। तो 2 चेयरमैन की पोजीशन में जमात इस्लामी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर ये इंतजामिया का असर व रसूख जो है पीपल्स पार्टी की बरकर इक़्तिदार सियासी जमात जो है अगर असरअंदाज कर किया तो ये असरअंदाज की वजह से जो है पीपल्स पार्टी जो है 2 से ज़्यादा सीटें ले जा सकती है। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, इससे कबल अगर बात की जाए 2015 के महीने दिसंबर में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे वो MQM पाकिस्तान ने जीते थे, और MQM पाकिस्तान जो है जब जब कॉन्टेस्ट करती है और वो तब जो है फ़तह समेट लेती है, तो क्या कोई हतमी तौर पर MQM की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्या MQM इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेकिन या फिर जो जनवरी 2023 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसी की जो है वो वॉकआउट करेगी या फिर बॉयकॉट करेगी? MQM पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई वाज़ेह मौके तो सामने नहीं आया है। खामोशी का एक मकसद यही नजर आता है कि इन इलेक्शन से उनको कोई इसलिए भी दिलचस्पी नहीं है कि जाहिर है कि पहले
इलेक्शनों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कौंसलर वगैरह जब मैदान में नहीं है, अगर इन 3-4 सीटों पे जो है अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उस सूरत में अगर कुछ कामयाबी हासिल हो जाती है तो वो बेमानी होगी। इसी सूरत के अंदर जो है उनका जो है इस इलेक्शन के अंदर खामोशी के साथ जो है हिस्सा ना लेना जो है ज्यादा बेहतर है कि वो अपनी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी जो है ज्यादा मुस्तहकम रखकर जो है फिर बल्दियाती इलेक्शन के जो है वो मैदान में उतरे। यकीनन जो है इन इलेक्शन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और इसके साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिनके लिए वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन का मैदान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि जब असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिसर्स पर फॉर्म का इजरा किया जा रहा था, जमा किए जा रहे थे, ऐसे उम्मीदवार भी ज्यादा आ रहे थे जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खुद को जाहिर कर रहे थे, लेकिन हमें जाहिरी तौर पर यही नजर आ रहा था कि ये आजाद उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि ये फॉर्म लेकर जा रहे हैं या जमा कराने के लिए आ रहे हैं। तो यकीनन जो है ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वाज़ेह ऐलान किया जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब फलां आजाद उम्मीदवार जो है हमारी जमात से ताल्लुक रखता है, तो इस सूरत हाल के अंदर अचानक जो है उनकी कामयाबी भी जो है देखते हैं उनके सामने आ सकती है। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो इसके अंदर एक ये तीसरी जमात जो है हम देखेंगे कि वो जरूर जो है इसके अंदर नजर आएगी और इस 3 जमातों की सूरत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टकराव या बदमज़गी देखने की तवक्कात भी नजर आती हैं। अच्छा हफीज़ अंसारी, इस तरीके से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान MQM की जानिब से छोड़ देना क्या समझते हैं, या MQM की इंतखाबी सियासत के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखें, अगर सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो जितने सियासी मुबस्सरीन थे उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को, जो कि बल्दियाती इलेक्शन देखें हमेशा MQM पाकिस्तान तक इनकी जो है एक शनाख्त रहा है, इनकी एक पहचान रहा है कि कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो है वही आवाम के दिल जीतने के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि बुनियादी मसाइल जो है उसका हल बल्दियाती इलेक्शन के जरिए ही हो पाता है। बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करना, उसके बाद जो सीटें खाली छोड़ देना, तो यकीन है बल्दियाती मसाइल हैं, बल्दियाती मसाइल के हल के लिए जो है MPS से ज्यादा जो है चेयरमैन हो या निचली सतह तक जो कहा जाता है कि इख्तियारात की मुंतकली, वो यही इसीलिए कहा जाता है कि इख्तियार की मुंतकली जो है इन कौंसलर तक की जाए जो कि इलाकों में गलियों में रहते हैं, आवाम के साथ जो उनकी जो है कुर्बत रहती है। तो यकीनन जो है ये बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने बाइकाट किया तो उसकी वजह से दूरियां आवाम के साथ जरूर हुई हैं। आवाम जो तवक्कात मसाइल के हल के लिए रखती है वो बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद उन उम्मीदवारों से ही लगती है, और इसका फायदा यकीनन जमात इस्लामी ने भरपूर अंदाज में उठाया है और उठा रही है कि अब जो उनके कौंसलर हो या चेयरमैन हो वो इलाकों में उतरे हुए हैं और आवाम से राब्ते में आ रहे हैं, और राब्ते का एक अहम जरिया जो है बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो है इन चेयरमैन और कौंसलर का बनता है। तो यकीनन जो है अवाम की इनके पाकिस्तान से दूरी की एक बड़ी वजह ये भी है कि बल्दियाती इलेक्शन से वो दूर रहे हैं, और दूर रहने के बाद जो है अब वो मसाइल के हल के लिए अवाम उनके पास जाने के बजाय जो जमात इस्लामी के चेयरमैन हो या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो या फिर PTI के चेयरमैन हो, कौंसलर हो, उनके पास जाती है। तो इस तरह उनके जो है वो देखते हैं कि हम उनकी गुर्बत बढ़ती है उन सियासी जमातों के जो कि बल्दियाती इलेक्शन के मैदानों में जीत के मैदान से कामयाबी हासिल करके जो है वो उनके दरमियान होते हैं। यकीनन पाकिस्तान हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान की बल्दियाती इलेक्शन से बाइकाट करना या दूर रहना जो है ज्यादा फायदे का सौदा नहीं था। जी हाफिज़ अंसारी, जब MQM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया गया है तब जो है वो जमात इस्लामी जो है वो फातेह करार पाई है, लेकिन इस बार जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो रिज़ल्ट्स आया और जो नताइज आए हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। क्या समझते हैं, क्या हुक्मरान जमात ने, सिंध की हुक्मरान जमात ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है? देखा, बल्दियाती इलेक्शन के जब नताइज आए थे तो उस वक्त भी इन नताइज को जमात इस्लामी के अमीर उस वक्त कराची के जो थे हाफिज नईम रहमान, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था, और उनका अक्सरियत यही कहना था कि अक्सरियत जो है जमात ने कामयाबी से हासिल की है और मेयर जो है जमात इस्लामी का ही जीता हुआ था, लेकिन जो है एक सिस्टम के तहत जो है उनको अचानक जो है जो रिजल्ट बनाए गए थे, जैसे कि हम देखते हैं कि
सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शनों में देखा है। इसी तरह के इल्जाम जो है बल्दियाती इलेक्शन में भी हाफिज नईम और रहमान ने लगाए थे कि रातों रात जो है रिजल्ट को चेंज कर दिया गया है और जिन इलाकों के अंदर उनके चेयरमैन कम अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी उनके वोटों को कम करके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कर दिया गया था। तो ये सूरत हाल जो है बल्दियाती इलेक्शन में भी नजर आई थी, जो कि हमने देखा तो नेशनल इलेक्शन में, प्रोफेशनल इलेक्शन में नजर आई थी। तो अब अवाम का एतमाद भी इलेक्शन पे इन नताइज की अचानक तब्दीलियों की वजह से उठता जा रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि इन इलेक्शन को भी साफ और शफाफ बनाने का तरीका कोई वजह किया जाए, वरना अवाम जो है जो पहले ही इलेक्शन में वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल बाहर निकलने से इज्तनाब करेगी कि नताइज तक खुद ही हुकूमत को बना लेना है, सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बना लेना है, तो फिर उनका घर से निकलकर वोट डालने का क्या फायदा। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, वैसे भी बाई इलेक्शंस चाहे वो जनरल नशस्तों पे हों या फिर बल्दियाती नशस्तों पर हों, उसमें वोटिंग का तनासुब वो दिखाई नहीं देता। तो क्या इस बार भी जो है वो उस तरीके से वोट कास्ट नहीं किए जाएंगे? क्योंकि आवाम तो वैसे ही मायूस है, वो सबसे ही मायूस है, क्योंकि आवाम की इस वक्त जो तमाम तर तवज्जो है वो महंगाई की जानिब है। जी बिल्कुल, देखें बाई इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि सियासी जमातों के कारकुनान ज्यादा नजर आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए इस इलेक्शन जिस इलाके में होते हैं वहां पर उनकी मौजूदगी होती है, लेकिन अवाम जो पोलिंग स्टेशन या बूथ पर जो लाइन बननी चाहिए, कतार बननी चाहिए, वो सूरत हाल जो है जिनमें इलेक्शन में देखने में नहीं आती है। बल्कि हम देखते हैं कि पोलिंग ऑफिसर जो है वो जो है कई घंटों जो है वो वोटर का इंतजार करते नजर आते हैं। तो ये सूरत हाल जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जरूर जो है हम देखते हैं कि बाई इलेक्शन में नजर आती है, लेकिन इन ज़िमनी इलेक्शन में जो कि बल्दियात के हवाले से होते हैं, इसके अंदर फिर भी आवाम जो है निकल आती है, लोग निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इस बल्दियाती इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि जिन इलाकों के अंदर है वो ऐसे इलाके हैं कि वहाँ के लोग जो है वोट डालने में जो है दिलचस्पी रखते हैं। तो यकीनन इस इलेक्शन में जिन इलाकों में इलेक्शन होंगे, जिन डिस्ट्रिक्ट में वो मलीर का हो, साउथ का हो, कोरंगी का हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हो, वहाँ जो है ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर रौनक जरूर नजर आएगी। जी अच्छा हफीज़ अंसारी, ये भी बताइएगा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वो वाज़े पोजीशन नहीं हासिल कर पाती, या फिर जमात इस्लामी अगर पहली पोजीशन पर आ जाती है, तो इससे मेयर या डिप्टी मेयर की नशिस्त जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है? कोई इम्कानात हैं ऐसे? देखें, इन ज़िमनी इलेक्शन में अगर चारों भी सीटें हासिल कर ले जमात इस्लामी तो चेयरमैन की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर किसी सूरत में कोई पड़ सकता है तो उस सूरत में पड़ सकता है कि जाहिर है कि कोई ऐसी करारदाद पेश की जाए अदम एतमाद की मेयर के खिलाफ, और दोबारा जो है वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के बाद जो है वोट कास्ट किए जाएं, तो फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद मेंबर जो कि टूट कर पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे, वो किसी सूरत में इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो आने को तैयार नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियात में बैठे हुए हैं वो उनको कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। यही वजह इनके दरमियान ये तकसीम नजर आती है कि ये तकसीम जो है खत्म हो गई, तो यकीनन जो है दूसरी राउंड देखते हैं कि फजल रहमान वाले भी अगर जो हैं उनकी तरफ से भी अगर वो सपोर्ट जो कि मेयर को पहले रही है नहीं होती है, इस साइड आ जाते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर यकीनन एक बड़ी तब्दीली जो है बल्दिया के ऐवान में आ सकती है कि अदम की तहरीक, लेकिन इस तरफ जो है जमात इस्लामी ने अभी कोई तवज्जो नहीं दी है। क्योंकि मेरे कराची जब उस वक्त हाफिज रहमान था, उनका बल्दिया कराची में बड़ी दिलचस्पी नजर आती थी, लेकिन अमीर पाकिस्तान बनने के बाद जो है बल्दिया कराची में वो दिलचस्पी नजर नहीं आती, ना ही उसको जोश अंदाज में अपोजिशन जो है वो चलाते हुए जो अपोजिशन लीडर है सैफुद्दीन कहते वरना वो नजर आते हैं, जो कि हम देखते थे हाफिज नईम रहमान के वक्त में नजर आती थी। जी
अच्छा हफीज़ अंसारी, अगर मुमकिन तौर पर किसी किस्म की अगर ये जो धड़ेबंदियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं अपने अपने उन्होंने धड़े बना लिए हैं, दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक हिस्सा जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो सिटी कौंसिल में मौजूद है। अगर ये एक हो जाते हैं और जमात इस्लामी से किसी भी किस्म का जो है ये इत्तेहाद इनका हो जाता है सिटी कौंसिल में, और जैसे नूडी के साथ नशिस्तें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फी की 3 नशिस्तें हैं, तो फिर क्या कोई ऐवान में सिटी कौंसिल में कोई इनकलाब बर्पा हो सकता है? क्या मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल यही बात मैंने कही है कि उस सूरत हाल के अंदर जो है जरूर जो है तब्दीली आ सकती है, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी ने जो है कोई आगे कदम बढ़ाने की उस वक्त के पास से कोई कोशिश नहीं की है। लगता है ऐसा है कि वो ना इस सिलसिले में अब नून लीग से मिलना चाहती है, ना फजलुर रहमान ग्रुप से मिलना चाहती है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो 2 धड़े हैं उन धड़ों के दरमियान जो देखती है आपस की चपकलश है, उस चपकलश के अंदर जो है वो ये कोशिश नहीं कर रही है कि इन 2 धड़ों को एक करा दे। एक कराने की जो है यकीनन जो है उनके अख्तियार में भी नहीं है कि इनको एक कराया जाए, क्योंकि जो हम देखते हैं कि वो जो लीडर है इंतहाई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जो है मुश्किल में नजर आते हैं कि सूरत हाल के अंदर कभी वो असेंबली ऐवान के अंदर आने से डरते हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले, कभी जो है वो खौफजदा नजर आते हैं कि जो दूसरा धड़ा है जो कि पीपल्स पार्टी से मिल गया है उनकी मफरी करके उनको भगवान आते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है हम देखते हैं खुद जमात इस्लामी जो है ये पेशरफ नहीं कर रही है कि कोई ऐसा कदम उठाए कि इनका सहारा लेने की कोशिश करनी पड़े, यहाँ तब्दीली लाने के लिए उनका कोई एहसान लिया जाए। तो जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसी को चला रहे हैं। जी ठीक है हफीज़ अंसारी, आप अपना तबसरा और तज़्ज़िया दे रहे थे, और आइंदा होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात जो नवंबर के महीने में होंगे उसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हफीज़ अंसारी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, जैसे सिंध भर में और बिलखुसूस शहर कराची में मुहलिक अमराज फैलते जा रहे हैं, जहां वबाई अमराज फूट रहे हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, ऐसे ही एक जानलेवा मर्ज़ के जिसे पोलियो कहा जाता है उसका फैलाव भी काफ़ी बढ़ गया है। पोलियो एक जानलेवा मर्ज़ है जिससे मुतासिर इंसान उम्र भर की माजूरी का भी शिकार हो जाता है, जबकि सिंध भर में पोलियो के मज़ीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और इससे अगर मजमूई केसेस की बात की जाए तो सिंध भर में अब तक पोलियो के मरीज़ों की तादाद जो है वो 10 हो चुकी है। सिंध में रवा साल हैदराबाद, केमाड़ी और जैकबाबाद से पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ज़िला शर्की, मलीर, शिकारपुर और सजावल से पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि कराची में इस साल पोलियो के कुल मिलाकर 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि पोलियो का मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, आप जनरल फिजिशियन हैं, माहिर सेहत हैं, डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। आपको सबसे पहले शो में खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं पोलियो का मर्ज़ क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्यों इसका फैलाव जो है वो अब बढ़ चुका है? भाई बदकिस्मती से एक ऐसा मर्ज जिसको हमारे पास तदाबीर हैं, हमारे पास वैक्सीन हैं जिससे हम इसको खत्म भी कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती से कम हो कर फिर ये कहीं ना कहीं चोर अपना सर उठा लेता है। अब उसके कई एक वजूहात हैं। आप एक तो हमारे जो अवाम है वो टीकेजात लेने के लिए जब तक उनको जगाया न जाए तब तक लेते नहीं, और जब देने जाते हैं तो वो नखरे कर लेते हैं, बच्चों को छुपा लेते हैं, या पिलाते नहीं है, या कहते हैं जी बच्चा है ही नहीं। अच्छा, वो सब तो नहीं है मगर कुछ तो पिलाते, मगर इस वजह से जो खिड़की खुली रह जाती है उससे से चोरियां होती रहती है, यानी बीमारी के जरासीम फैलते रहते हैं। दूसरी तरफ जो लगाने वाले जाते हैं, आपको पता है कि कई एक पुलिस वाले जो साथ में जाते हैं उनके ऊपर भी हमले हुए हैं, हमारे वर्कर्स के ऊपर भी तशद्दुद भी हुआ है, और कई एक मामला हुए हैं, तो कई जान से बेचारे गए हैं। तो ये एक ऐसा यूनिक है कि हमारे जो वर्कर्स भी है ना वो जरा कतराते हैं, कहीं बहस नहीं कर सकते, कहीं थोड़ी सी हुज्जत भी नहीं करते, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। और वो इस तरह हमारे पास कई एक जगहों पे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बच्चे जो है वो पोलियो के खतरे से और
रूटीन वैक्सीनेशन है उसमें भी आईपीवी लगती है, उनसे महरूम रह जाते हैं। नतीजा ये है कि हमारी दिफाई निजाम जो है वो मजबूत नहीं हो रहा और ये फिर पानी फजा में सैनिटेशन में फैल के मुख्तलिफ बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। हम ये समझते हैं कि जी मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड है तो दूसरे बच्चों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मगर याद रखें कि अगर हमारे बच्चे का दिफाई निजाम ठीक भी है मगर अगर चोर या डाकू जो है वो जरा ज्यादा जोरदार होंगे तो इनके ऊपर भी असर हो सकता है, तो कम्युनिटी के ऊपर असरात बढ़ सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, हमारे अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है जिसके अंदर ये वबा फैली हुई है और यहाँ से आना जाना हर शहर में वहां से हो रहा है और उसका नतीजा ये है कि ये जरासीम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। बलूचिस्तान में बहुत सारे केस हुए हैं, सिंध में ठीक ठाक केसेस हो गए हैं, मगर पंजाब में शायद अभी तक एक ही हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट एरिया में भी एक हुआ, KPK में 2 हुए हैं। मगर ये पूरी तरह फैलाव बता रहा है, जहाँ पे वैक्सीनेशन अच्छी होगी रूटीन वाली वहाँ पे पोलियो के केसेस कम होंगे, जहाँ पे रूटीन नहीं होगी और पोलियो के कतरा और उनके IPV वाले डोजेस निस्बतन मुकम्मल अंदाज में कवर नहीं होगा तो ये हमारे पास चोर घूमता फिरता रहेगा और हमारे बच्चों को माजूर करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में यह आता है कि वालिदैन जो है वो बज़िद होते हैं कि कुछ वालिदैन, कुछ तादाद है उनकी, कुछ फैमिलीज़ ये कहती हैं कि हम अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिलवाएंगे, तो उनको किस तरीके से आगाही फराहम करनी चाहिए? डोर टू डोर कैसे मैसेज पहुँचेगा, कैसे पोलियो से बचाव के क़तरों की अफादियत जो है वो उनको बयान की जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती है कि अगर कोई बज़िद हो कि मुझे नहीं लेने हैं, क्योंकि उनके दिल में खदशात हैं, कहीं पोलियो के खतरों के बारे में, तो कहीं वैक्सीनेशन के बारे में, तो कहीं बड़े बूढ़ों के प्रेशर के अंदर वो टीकेजात नहीं लगवाते, कतरे नहीं पिलवाते। अब उसके मुनसर है कि उनके माहौल में इसके वजह क्या है कि वो नहीं पिला रहे हैं, तो जरा उनके पास कॉन्फिडेंस वाला बंदा चाहिए, वो डॉक्टर चाहिए जिसके ऊपर उनको जरा यकीन है और उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो। इस तरह कभी कभी आलिम फाजिल की जरूरत भी पड़ जाती है, कभी टीचर्स की तरफ से। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो मुतादिद फतवे भी मौजूद हैं मुफ्तियान कराम ने, उलमाए कराम की जानिब से वाज़े तौर पर उनके जो भी उनका दारुल-उलूम है या फिर जिसका जिस भी मसलक से ताल्लुक़ है वहाँ से मुकम्मल तौर पर अब फतवा आ चुका है कि पोलियो के क़तरे जो है वो लाजमी तौर पर पिलवाए जाएँ, फिर भी जो है वालिदैन कान नहीं धर रहे। बस वो मेरी नजर में ये मैसेजेस जो है ना हर एक तक पहुंच नहीं रहे और फिर उनके पास जैसे मैंने कहा एक से ज्यादा वजू होती हैं जिस वजह से वो मना करते हैं। बात ये है कि खौफ जो है ना, बीमारी का खौफ से ज्यादा टीकेजात और माहौल का खौफ है इनको, जिसको मनाने के लिए हकीकत में हमारे मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह भाई जो है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अभी आपके प्रोग्राम भी इसी की रमाजी है कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों तक आवाज पहुंचाएं कि बराए मेहरबानी ये टीकेजात जरूरी है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक जिसके आप नाम ले लें तो उनमें इन्हीं कतरों से बीमारी से को रफा दफा किया गया और हमारे तभी होंगे जब हर एक इससे मिलजुल के एक अच्छी टीम की तरह अपने बच्चों की हिफाजत करेगा, मुदाफत को बढ़ाएगा और कतरे पिलाएगा और वैक्सीनेशन कराएगा। देखिए इसकी एक टांग जो है ना सिर्फ कतरे नहीं है, दूसरी वैक्सीनेशन है। ये जो हम जी डॉक्टर साहब इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा, ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपका मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ है, हम समेत बहुत सारे लोगों का इस फील्ड से भी ताल्लुक़ नहीं है, तो पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम है, ज़रा इस पे भी रोशनी डालिएगा। पोलियो वैक्सीन के अभी जो चलने जो यहाँ पे माहौल में दी जा रही है वो ओरल पोलियो के कतरे हैं एक, और दूसरी इंजेक्शन है जिसको IPV कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन कहलाता है। तो वो इंजेक्टेबल वैक्सीन जो है वो हमारे रूटीन वैक्सीनेशन में 2 डोज शामिल किए गए हैं, एक 4 हफ्ते वाली अपना 14 हफ्ते वाली टीकेजात के साथ जाता है और दूसरा 9 महीने के खसरे वाले टीके के साथ लगाया जाता है। अब वो रूटीन वाली वैक्सीन भी नहीं लग रही है, उसमें पोलियो के कतरे भी कम पिलाए जा रहे हैं और उनके साथ ये IPV भी नहीं लगवा रहे हैं। नतीजा ये है कि उसके साथ जो पोलियो के दूसरे हैं ये मिला के
दिफाई निजाम को मजबूत करने की जरूरत है। सही। एक टीम होती है दिफाई निजाम की। हमारे यहाँ पे मीडिया है, डॉक्टर्स हैं, वहाँ के हमारे दोस्त अहबाब हैं, उलमा है, उस्ताद हैं, ये सब मिलके जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हम कहीं कामयाबी दूर ही रहेगी बदकिस्मती से। और हमारे कई और बच्चे जो हैं, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पोलियो वायरस के ऊपर आ जाते हैं। सर ये भी बताइएगा, पोलियो वायरस कैसे फैलता है और इसकी बरवक्त जो है वो तशखीस किस तरीके से होगी? देखिए, पोलियो वायरस जो है वो मुंह के जरिए, हाथ के जरिए, पानी से जाता है। पानी जिसके अंदर कंटेमिनेशन हो, जैसे हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, एनवायरमेंटल सैंपल कहते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों से मुंह से चला जाएगा, पेट में गुजरता हुआ, हाथों से गुजरता हुआ फुजला में चला जाएगा, अगर उस इंसान की, उस बच्चे की दिफाई निजाम मजबूत है। अगर नहीं तो वो वहां पे जड़ पकड़ता है और पेट से, हाथों से निकल के जिस्म के उन नसों के बुनियाद में जाता है, रीढ़ की हड्डी हो या दिमाग की तरफ हो, ताकि उनको वो माऊफ कर देता है। माऊफ करने से क्या होगा, आपके पास एक लिहाज से पैरालिसिस हो जाती है, फालिज आ जाता है। वो उसमें एक बाजू, एक टांग, दोनों टांगे, दोनों हाथ, गर्दन के मुश्कें, ये सब जब कमजोर होती हैं तो फिर बच्चे को सांस की शिकायत भी हो सकती है और कभी कभी झटके भी आ सकते हैं, दिमाग माऊफ भी हो जाता है। और एक ये ऐसी चीज है जो हकीकत में रिपेयरेबल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है इसकी कोई। बस एक मतलब चोट लग गई तो यूं समझ लो घर तबाह कर देता है, नसों को तबाह कर देता है और वो फिर वापस बन के नहीं देती। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो मुहिम जो है वो उसका इनकाद हर कुछ अरसे के बाद होता है, तो फिर ये जानलेवा मर्ज जो है वो इसका फैलाव क्यों अभी मज़ीद जो है वो तेज़ होता जा रहा है? जैसे मजमूई तौर पर सिंध भर में 10 केसेस हो गए हैं, अभी नए जो है वो 3 से 4 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। भाई बात ये है कि ये आपको डायनामिक्स देखनी पड़ेगी कि अगर मैं वायरस जो है उसको तकवीत मिल रही है एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और अफगानिस्तान की कि यहाँ से पोलियो जैसा जानलेवा मर्ज जो है अब तक खत्म नहीं हो सका। बिल्कुल नहीं हो सका है और बढ़ता जा रहा है। अब ये चीज यूं नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता, मगर इसके लिए बड़ी जगोदो और बड़ी मेहनत की को जरूरत है और सब लोगों को मिलके मेहनत और काविश करने की सख्त जरूरत है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमारे पास सिलसिला जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि खराब होता चला जाएगा। बस इंशाल्लाह ये है कि जब तक हम, जहाँ तक इनको हम बार बार अवेयरनेस देते रहें, याद दिलाते रहें और अरीजी करते रहेंगे, देखो ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की बात है, पूरे इलाके की बात है। हमें टीके जात देने हैं और बिल्कुल देने हैं और उनमें कोई बच्चे के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है पूरे घर का, पूरे घराने का। तो उसके ऊपर कोशिश करनी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, इस पे भी ज़रा सा अपना मशवरा दीजिएगा, क्योंकि आप माहिर सेहत हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को भी जो है आप कोई ना कोई मशवरा दें। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि पोलियो से बचाव के लिए हुकूमत को इस वक्त फौरी तौर पर बिलखुसूस महकमा सेहत सिंध को सिंध भर में क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, जो दो तरीक़ेकार जो अभी वाज़े हैं वो है, एक तो ओरल पोलियो के हम मुहिम करते हैं, उनको जरा ज्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, ज्यादा अंदाज में करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्लानिंग इन प्लेस है और ये इस गुज़श्ता महीने भी हुआ था, इस महीने भी इनने ये पोलियो के करते हैं। दूसरा, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के फ्रैक्शनल डोजेस लगाए गए थे वो प्रेशर गन के साथ, जिसका कराची में 4 डिस्ट्रिक्ट में ये काम हुआ। तीसरा, जो हमारी रूटीन वैक्सीन है, जो एसेंशियल वैक्सीन भी कहलाती है, जिसमें पैदाइश के बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे टीके लगते हैं, फिर खसरे के टीके लगते हैं, उसके साथ इंजेक्टेबल पोलियो भी लगता है। ये रूटीन जो है, यानी हर बच्चे को अगर लगेंगे, हमारी कवरेज 90% से ज्यादा होगी, तभी जाकर हमारा काम बनेगा। और इसको इतना फैलाव देना है, हर लिहाज से रिक्वेस्ट करके, मिन्नत समाजत करके, जितने मैक्सिमम 90% प्लस हमारा कवरेज होगा, चाहे वो एसेंशियल हो यानी रूटीन हो, या हम पोलियो की जो मुहिम करते हैं उसके अंदर भी 100% कवरेज होगा, तभी जाकर हमारा काम बनेगा और इंशाल्लाह हो जाएगा।
सिर्फ ये है कि सबको जागने की जरूरत है, सबको मिल के काम करने की जरूरत है, सबको एक दूसरे की हमदर्दी में ज्यादा में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि आपके नज़दीक इंजेक्शन के ज़रिए दी जाने वाली जो पोलियो वैक्सीन है उसको आप कितना महफूज तस्वुर करते हैं? वो बहुत ही महफूज चीज है, बहुत ही महफूज चीज है। मैं अब इस शोबे से 50 साल से मुंसलिक हूँ और पाकिस्तान में या 1978 से लेके ये मुहिमें चल रही हैं, वैक्सीनेशन चल रही हैं। और इंजेक्टेबल पोलियो मैं 82 से अमेरिका में जब था, जब दिए में इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पे भी बहुत इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी और सेफ वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है कि मेरी नजर में अगर कोई नहीं लगाता तो यूँ समझे ना अल्लाह ताला ने कोई उनके अकल पे बंदिश लगा दी है। क्या हुआ खुदा बेहतर जानता है, वरना इससे बेहतर रिकमेंडेशन हम नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इस तरक्की याफ्ता दौर में पोलियो का कोई बर वक्त इलाज मौजूद है? अगर किसी की बर वक्त तशख़ीस हो गई है किसी में पोलियो वायरस की, इस जानलेवा मर्ज़ की, तो कोई बर वक्त इलाज है जो अब तक ईजाद किया जा चुका हो? नहीं है, बिल्कुल कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये जो पोलियो वायरस अंदर जाकर नसों में, नर्व्स में तोड़ फोड़ करता है ना, वो रिपेयरेबल नहीं है। और वो चाहे वो थोड़ी जगह पे करे या ज्यादा नसों में करे, ये अनट्रीटेबल है। इसीलिए इसके हिफाजती तदाबीर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप बतौर माहिर सेहत वालिदैन को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस हवाले से, इस मर्ज से बचाव के हवाले से और पोलियो के क़तरों की और पोलियो की वैक्सीन की अफादियत के हवाले से? मैं चाहता हूं कोई आप एक लॉन्ग मैसेज दें जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है वो पैगाम जो है वो वालिदैन के माइंड्स में क्लिक कर जाए। देखिए, मैं अपने सारे शहरी अहबाब, दोस्त, वालिदैन, बड़े छोटे सबको ये गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, और बीमारी से बचने का उसमें खुसूसन खसरा है, पोलियो है, ये ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी हिफाजत वाली वैक्सीन हैं, सेफ हैं, और सबसे बढ़ के आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये चीजें मुहैया की हैं। अगर मैं कभी कहूँ कि यार पाकिस्तान ने बच्चों के लिए क्या किया, तो बोलूंगा देखो वैक्सीन दी हैं 12-12, 13-13 बीमारियों के खिलाफ, और वो मुफ्त में दी जा रही हैं। तो वैक्सीन जो हमारे पास मुहैया है, वो हमारा दीन कहता है कि आप उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अब मैं अपने लिए पहले करूंगा, मगर साथ साथ ये भी ना भूलें कि अगर मैंने अपने बच्चों को दिलाया और मुझे पता है मेरे दोस्त वाले बच्चों ने नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों में किसी ने नहीं दिया, तो वो जो कमजोर बच्चा होगा दिफाई निजाम के हिसाब से, वो हमारे बच्चों के लिए भी एक मसला बन सकता है, दे सकता है। ये आज जो केसेस देखे हैं वो इसी का नतीजा है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल नहीं किए। तो हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ के अपने बच्चों को टीकेजात पिलाएं, कतरे पिलाएं, टीकेजात लगवाएं, और जो हमारे गर्दों में जानकारी में लोग हैं उनको भी याद दिलाएं और लेके जाएं। चलो जी, अच्छा आपके पास दरवाजे पे लोग नहीं आए हैं या आप पहुंचे नहीं हैं और आके चले गए हैं, या आपने उनको उस वक्त मना कर दिया, तो प्लीज बराए मेहरबानी आप जाएं, अपना सेहत के इदारों के जो सेंटर्स हैं उनमें चले जाएं, वहां पे कहें, अपने डॉक्टर्स को कहें, वहां पे भी टीकेजात मौजूद है, और टीकेजात जरूर लगवाएं, वैक्सीन बिल्कुल जरूरी है। और यूं समझ लें कि देखिए हम मैदान जंग में जा रहे हैं बगैर ढाल के, तो वो अपने लिए खुदकशी का अंदाज है। इसलिए यहाँ पे ढाले हैं वैक्सीन के नाम पे, और बीमारियां हैं चारों तरफ फैली हुई हैं, एक से एक बढ़ी हुई हैं। अगर आप हिफाजती तदाबीर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे और इन मूजी मर्जों के चोटों से, तकलीफों से बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आखिर में जो हमारा एक मज़हबी तबका है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है आम अफराद की जो है वो ज़िंदगियों के ऊपर, उनसे मशवरे भी लिए जाते हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, मुफ्तियान कराम हैं, या फिर दीन की तबलीग व तरवीज़ से वाबस्ता जो लोग हैं, उनको कोई आप मशवरा या फिर कोई मैसेज देना चाहेंगे पोलियो की अफादियत के हवाले से और इस मैसेज को सीना बसीना फैलाने के लिए? हमारे उलमा कराम और सारे मदारिस के जो उस्ताद हैं
वो हकीकत में सबको पता है, मगर कभी उनने अपना ये एक महम के तौर पे नहीं उठाया। तो मेरी उन सबको अर्जी है कि आपको पता है, और हर मसलक के लोगों के लिए एक बाकायदा फतवा भी मौजूद हैं, सबके 40 के करीब मुझे पता है ट्रांसलेट होकर हमारे पास पड़ी है, उन सबके फतवा भी मौजूद है। तो आप यूं करें कि हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये जो माहौल है, ये हमारी कम्युनिटी है, उसमें अगर हम चवन्नी भी डालें, इकन्नी भी डालें, मगर डालेंगे जरूर। आइए सब मिलके, जब तक बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे और हाँ करते रहेंगे या हूँ करते ठीक है रहेंगे, डॉक्टर साहब, तो वो मसला नहीं हटेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुफस्सल गुफ्तगू की, मुफीद मशवरे दिए पोलियो जैसे जानलेवा मर्ज से बचाव के लिए। नाज़रीन, सबको चाहिए कि वो अपने अतराफ़ में और अपने घरों में जो बच्चे हैं 1 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको पोलियो के ख़तरे जो है वो लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फ़ैसला आपने आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है, क्योंकि पोलियो एक जानलेवा मर्ज़ है और ये मर्ज़ जो है इसका आज तक कोई इलाज जो है वो ईजाद नहीं हुआ। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा इजाज़ को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।